A uniform rod of mass 250 gram having length 100 cm is balanced on a sharp edge at 40 सेंटीमीटर मार्क। देखो एक रॉड है जिसका कि टोटल लेंथ है 100 सेंटीमीटर, उसको ना एक शार्प एज पे रखा गया है 40 सेंटीमीटर मार्क पे। मतलब एक तरह से समझ लो कि उस रॉड में ना मार्किंग की हुई है 0 से 100 सेंटीमीटर तक। तो 40 सेंटीमीटर का मार्क जहाँ पर है वहाँ पर उसके नीचे एक शार्प एज वाला ऑब्जेक्ट, सपोज मान लो कि नाइफ, उसके ऊपर रख दिया गया है, बैलेंस किया गया है। ठीक है, अब देखो कुछ और बोलता है कि ए मास ऑफ 400 ग्राम इज सस्पेंडेड एट 10 सेंटीमीटर मार्क। तो जहाँ पर 10 सेंटीमीटर मार्क है वहाँ पर 400 ग्राम का एक मास या को वहाँ पर लटका दो, है ना, उसको रख दो। टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द रॉड द मास टू बी सस्पेंडेड एट 90 सेंटीमीटर मार्क इज। तो बोला जा रहा है कि इस बैलेंस करने के लिए इस रॉड को जो मास की 90 सेंटीमीटर पर सस्पेंड करना चाहिए, लटकाना चाहिए या रखना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या है। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ना पहले हम रॉड बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो रॉड कुछ इस टाइप का होगा तुम्हारा। लेट्स से कि दिस इज़ योर रॉड। ठीक है, अब इसमें मार्किंग हम कर लेते हैं। ये 0 सेंटीमीटर होगा और ये होगा तुम्हारा 100 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम में तुमको mg लगाना, वेट, इसका वेट कहाँ पर लगेगा, तो वेट को सेंटर पे लगाना पड़ेगा, है ना, रॉड के सेंटर पे। तो सपोज दिस इज, है ना, ये कौन सा मार्क है, 50 सेंटीमीटर, बीचों बीच है ये, है ना। तो ये 50 सेंटीमीटर यहाँ पर तुम्हारा वेट लगेगा एंड दैट इज़ mg। ठीक है, m कितना है, 250 ग्राम। तो 250 ग्राम में ही रहने दो क्योंकि आंसर भी ग्राम में पूछा है। एक्चुअली इस तरह की प्रॉब्लम में ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चीज़ें कैंसिल होती है, तो एक्चुअली जो है ना ग्राम में ही आंसर आ जाएगा अगर ग्राम में रखोगे तो। ये 250 इंटू जी है ना, 10 mg। तो m हो गया 250 इंटू जी करो 10। ठीक है, ये उतना, ये तुम्हारा वेट हो गया। इसको कहाँ पे रखा गया है, तो 40 सेंटीमीटर पे बताया जा रहा है। 40 सेंटीमीटर पर एक शार्प ऑब्जेक्ट पर इसको बैलेंस किया गया। तो देखो ये मैं शार्प ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ये इट कुड बी एनीथिंग। सपोज ये ना नाइफ हो सकता है, नाइफ पे तुमने मान लो कि इसको बैलेंस कर दिया है। ठीक है, अब जो है हम क्या करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही बोला है तुमको कि एक 400 ग्राम को सस्पेंड किया गया है कहाँ पर, 10 सेंटीमीटर मार्क। 10 सेंटीमीटर बनाओ, 10 सेंटीमीटर 0 के क्लोज होगा, है ना। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर मान लो, तो यहाँ पर एक 400 ग्राम के मास को रखा गया। तो देखो उसका भी तो वेट होगा ना, तो वेट कितना होगा, mg, m कितना रखोगे यहाँ पर 400 इंटू जी, है ना, g की वैल्यू हम 10 लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट लाइन देखो, देखो इस रॉड को बैलेंस में रखने के लिए 90 सेंटीमीटर मार्क पे, तो 90 सेंटीमीटर ढूंढो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा कहीं पर। ये 90 सेंटीमीटर मार्क पे एक m मास के पार्टिकल को, सपोज m मास है इसका, है ना, यहाँ पर रखा गया है एक m मास का पार्टिकल। तो इसका भी वेट होगा, वेट कितना होगा, m इंटू 10, है ना, g की वैल्यू 10 ले लो। अब बोल रहा है कि ये पूरा सिस्टम जो है ना, रॉड और ये उस पर रखे 2 पार्टिकल, है ना, वो बैलेंस में है। तो बैलेंस में है, तो बैलेंस में कंडीशन देखो, रोटेशन में तुमने रोटेशनल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि टॉर्क मस्ट बी बैलेंस, है ना। टॉर्क कितना होना चाहिए, नेट टॉर्क से भी 0 होना चाहिए किसी भी जगह, है ना, किसी भी पॉइंट से। देखो मैं सबसे ईजिली ना हिंज पे ले लेता हूँ, जहाँ पर ये 40 सेंटीमीटर मार्क है ना, उसी पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क को बैलेंस करूँगा। ठीक है, तो देखो ये जो टॉर्क बैलेंस है 0, तो नेट टॉर्क है। नेट टॉर्क बैलेंस कब होगा, तो देखो कुछ टॉर्क 2 तरह का होता है, एक होता है क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो अगर ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे तभी जाके दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा। जैसे एक क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा फोर्स, है ना, एक टॉर्क क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, दूसरा टॉर्क
एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होगा तब जाके ऐसा सिचुएशन हो सकता है। तो यही हम करेंगे कि दोनों टॉर्क के पहले हम ये पहचानेंगे कि कौन से टॉर्क क्लॉकवाइज है और कौन से एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों के मैग्नीट्यूड को मैं इक्वल कर दूंगा। चलो ये बताओ, 10 सेंटीमीटर पे जो रखा गया है 400 ग्राम का पार्टिकल है ना, ये 400, तो ये जो फोर्स लग रहा है ये क्लॉकवाइज इस एक्चुअली जो है ना, तुम निकाल कहाँ रहे हो, एक्स पॉइंट मैंने बताया ना, हिंज पॉइंट पे, इस पॉइंट के अबाउट तुम निकाल रहे हो, ठीक है। टॉर्क देखो, इस पॉइंट को मैं ना 40 सेंटीमीटर के पॉइंट को मैं ओ बोल देता हूँ। देखो इस ओ पॉइंट पर तुम निकाल लो, नाइफ का जो एज है ना, शार्प एज है, वहाँ के अबाउट टॉर्क निकाल लो। उसको तुम जो है ना, जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो उसको एक तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन ट्रीट करो। अब ये बताओ, ये 400 ग्राम जो तुमने रखा है, इसके कारण इसका टॉर्क अबाउट ओ जो होगा है ना, वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, है ना, इस ओ के अबाउट। तो देखो सपोज मान लो कि ये अकेला पार्टिकल रहता, तो अगर ये अकेला रहता तो रॉड कुछ इस तरह से चला जाता, इस तरह से नीचे घूम जाता। अब ये बताओ, ये किस टाइप का रोटेशन है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अरे यार इस तरह से अगर सर्कल मान लो, एक इमेजिन कर लो, तो ये कौन सा रोटेशन है, तो दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज, है ना। 10 सेंटीमीटर जो पार्टिकल रखा गया है, ठीक है, उसके कारण जो टॉर्क होगा यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। मतलब इस जो शार्प एज है ना ऑब्जेक्ट, 40 सेंटीमीटर के लेफ्ट में जो रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, उसके कारण जो टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब बात करते हैं इस जो बैलेंस पॉइंट है ना, जो ओ है, उसके राइट साइड का जो पार्टिकल रखे हैं उसका टॉर्क, ठीक है। सबसे पहले मैं वेट का, जो रॉड का खुद का वेट है उसका टॉर्क मैं बताऊँ। मुझे ये बताओ कि ये 50 सेंटीमीटर पे जो लग रहा है 250 × 10, इसका जो टॉर्क होगा ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो तुम ये सोचो कि ये अगर अकेला फोर्स होता तो ये कुछ इस तरह से नीचे, इस तरह से रॉड को ले जाता, इस तरह से घूमता, ये पॉइंट नीचे चला जाता, कुछ सर्कल में इस तरह से घूमता। अब ये रोटेशन क्या है ना, ये क्लॉकवाइज है, तो 250 × 10 जो फोर्स है उसका जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है। सिमिलरली तुम 90 सेंटीमीटर पे जो पार्टिकल रखा है, इसके कारण तुम सोचो अगर ये अकेला होता तो ये कुछ इस तरह से रॉड को ले जाता, ये पॉइंट कुछ इस तरह से मूव करता, है ना। तो ये जो है तुम्हारा ये क्लॉकवाइज रोटेशन है ना। अब बस टॉर्क को इक्वल कर दो, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। देखो क्लॉकवाइज में दोनों दो तरह के, दो फोर्स के टॉर्क लग रहे हैं, है ना, एक 50 सेंटीमीटर पे और एक 90 सेंटीमीटर पे जो फोर्स लग रहा है ना, उन दोनों का, और दोनों का फोर्सेस तुमको ऐड करना होगा, है ना, दोनों का टॉर्क तुमको ऐड करना होगा। तो पहले मैं एंटी क्लॉकवाइज का लिखता हूँ। देखो 400 × 10 जो है ये फोर्स है, इसका डिस्टेंस तुमको देखना है ओ से जब डिस्टेंस देखोगे तो तुमको ये डिस्टेंस चाहिए, और ये डिस्टेंस 40 - 10 है ना, और 40 - 10 होता है 30। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फोर्स, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इज 400 × 10, ये फोर्स है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 30। दिस इक्वल्स टू, अब मैं 250 × 10 का टॉर्क लिख रहा हूँ। फोर्स इज 250 × 10, और जो डिस्टेंस है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो 50 - 40 आएगा। 50 - 40 कितना होगा 10 आएगा, प्लस, है ना, क्लॉकवाइज में 2 है तो दोनों को ऐड करना होगा, दोनों की मैग्नीट्यूड, है ना। तो अब m × 10 का मैं टॉर्क लिखा हूँ, m × 10 इज द फोर्स, है ना। इसमें जो है तुमको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस जो है कितना है ना, m × 10 जो फोर्स लग रहा है उसका डिस्टेंस कुछ ये डिस्टेंस है, और ये है 90 - 40 = 50 सेंटीमीटर, है ना, ये 50 सेंटीमीटर, यहाँ 50 रखो, बस m की वैल्यू निकाल लो। देखो कौन कौन से टर्म कैंसिल होगा, देखो मैं कुछ कैंसिल कर रहा हूँ, ये 10 10 10 कैंसिल होगा, उसके बाद ये 0
ये ज़ीरो और ये ज़ीरो भी कैंसिल होगा। अब देखो इधर जो है ना LHS में तुमको मिल रहा है 400 इंटू 3 मतलब 1200 और RHS में मिल रहा है 250 प्लस 5m। इसको ज़रा सॉल्व करो। 1200 में 250 माइनस कर दोगे तो ये बचेगा 950, ठीक है, इक्वल्स टू 5m। यहाँ से m की वैल्यू निकाल रहा है, m इक्वल्स टू 950 बाय 5 इंटू 1 और 45 बचेगा तो हमारे पास, तो 5 इंटू 9 और ये 0 190 ग्राम होगा, है ना। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है तुमको रखना है वो कितना है 190 ग्राम। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन।